अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम ए बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज जो हम सेल ऑर्गेनेल पढ़ने जा रहे हैं वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को डिटेल में स्टडी करने के लिए और इसकी डायग्राम देखने के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में न्यूक्लियस को जो है वो स्टडी किया था और इसमें हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा था। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि न्यूक्लियस जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है या यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। साथ ही हमने लोकेशन भी देखी थी कि न्यूक्लियस की लोकेशन जो है वो एनिमल सेल्स में कहाँ पर होती है और प्लांट सेल्स में कहाँ पर होती है, और हमने इसकी डायग्राम भी ड्रॉ की थी। आज जो हम सेल ऑर्गेनेल पढ़ने जा रहे हैं वो है राइबोसोम्स। तो हम आज राइबोसोम्स की डिटेल स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग राइबोसोम्स की डेफिनेशन देखें तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इसकी डेफिनेशन में ही हम इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं। टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं यानी तैर रहे होते हैं, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है वो अटैच होते हैं। तो हम इसकी अलग से भी हेडिंग बना सकते हैं, या आप लोग जो है वो जब डेफिनेशन लिखेंगे राइबोसोम्स की तो आप लोग कैसे लिखेंगे कि राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स ईदर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और आर अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर हम अलग से इसका क्वेश्चन आ जाता है लोकेशन का, तो वो आप लोग जो है वो किस तरह लिखेंगे इसकी लोकेशन, वो हम लोग देख लेते हैं कि राइबोसोम्स जो है वो सेल में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। या तो ये फ्लोट करते हैं फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, या फिर ये अटैच होते हैं टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ये देखते हैं कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये कहाँ कहाँ पर अकर करते हैं, यानी ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं या नहीं होते, और यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं या नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो पॉइंट स्टडी करेंगे वो है इसकी अक्रेंस का। अगर हम लोग इसकी अक्रेंस देखें तो राइबोसोम्स जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं और ये यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं, यानी ये दोनों टाइप्स के सेल्स में पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल्स में भी और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी राइबोसोम्स पाए जाएंगे। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्यों पाए जाते हैं उसकी हम रीज़न देख लेते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि मेम्ब्रेन से जो है वो कवर नहीं होते। तो इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर्स जो कि किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे। तो हम इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी आपको नजर आएंगे। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी आपको नज़र आते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी आपको नज़र आते हैं। और अगर हम इसकी डायग्राम देखें जो कि आप लोगों को नज़र आ रही है, यहाँ पर आप लोग को स्टूडेंट्स राइबोसोम्स में मौजूद दो यूनिट्स नज़र आ रहे हैं या दो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। एक आप लोग को नज़र आ रहे हैं ये लार्जर पार्ट, और एक आपको इसके नीचे नज़र आ रहा है एक स्मॉलर पार्ट। तो हम इसको जो है वो क्या नाम देते हैं
कि राइबोसोम्स के जो है वो 2 यूनिट्स होते हैं और जो बड़ा यूनिट होता है उसको हम कहते हैं लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। और अगर हम यहाँ पर देखें तो आप लोग को एक छोटा कंपोनेंट या छोटा पार्ट नजर आ रहा है राइबोसोम का, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट। ये साइज में बड़ा है इसलिए हम इसको लार्जर सब यूनिट का नाम दे रहे हैं, और ये साइज में छोटा आप लोग को नजर आ रहा है इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं स्मॉलर सब यूनिट का। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम लोग ये देखें कि राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में क्या साइज रखता है और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या साइज रखता है, अगर हम इसके साइज की बात करें तो हम लोगों को पता है कि राइबोसोम्स जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं वो लार्जर इन साइज होते हैं। लार्ज साइज्ड राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन eukaryotic cells, large sized ribosomes present in eukaryotic cells। और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो आप लोगों को स्मॉल साइज जो है वो क्या नजर आएंगे, राइबोसोम्स नजर आएंगे किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो स्मॉल साइज्ड राइबोसोम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। स्टूडेंट्स हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में आपस में जो है वो साइज का क्या डिफरेंस होते हैं राइबोसोम्स के। तो हमने ये देखा कि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम को कंपेयर करें यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से तो हम लोग को ये पता चलता है कि लार्ज साइज का जो है वो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन स्मॉल साइज का राइबोसोम प्रेजेंट होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसके बाद अगर हम लोग इसका रोल देखें तो हम लोग राइबोसोम को एक और जो नाम देते हैं वो हम नाम देते हैं प्रोटीन फैक्ट्री का। और हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं, इसके रोल की वजह से हम इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो हम ये देख लेते हैं कि राइबोसोम का क्या फंक्शन है। फंक्शन या रोल एक ही बात होती है। फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, सिंथेसिस करता है या बनाता है प्रोटीन्स, सिंथेसाइज प्रोटीन्स। और इसीलिए हम लोग कहते हैं राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, यानी प्रोटीन जितनी भी होगी सेल के अंदर जो बन रही होगी वो किस में बन रही होगी, वो राइबोसोम्स के अंदर ही बन रही होगी। तो हम कहते हैं ये प्रोटीन फैक्ट्री है, यानी राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। स्टूडेंट्स आप लोगों को अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा राइबोसोम के मुतालिक तो आप लोगों को राइबोसोम पर जो है वो नोट आ सकते हैं, या आप लोगों से ये भी कहा जा सकता है इनडायरेक्टली कि राइट नोट ऑन प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, यानी वो सेल ऑर्गेनेल जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है उसके ऊपर नोट लिखें। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, तो वो है राइबोसोम्स। तो आप लोग राइबोसोम्स पे नोट लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि जैसे आप लोगों ने ये देखा कि राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स आप लोगों ने देखे, एक था लार्जर सब यूनिट और एक था स्मॉलर सब यूनिट। जब तक प्रोटीन बन रही होगी, जब तक प्रोटीन बनेगी तब तक हम ये देखेंगे कि ये जो दोनों यूनिट्स होंगे, यानी दोनों जो आपको सब यूनिट्स नजर आए ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन या ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, दोनों यूनिट्स आपस में जुड़े रहेंगे। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस बोथ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स असेंबल टुगेदर या अटैच टुगेदर। एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे, लेकिन जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी, तो ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब तक प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होती रहेगी तब तक ये सब यूनिट्स जो है वो क्या रहेंगे, असेंबल रहेंगे।
लेकिन जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तो आप लोग देखेंगे कि ये दोनों सब यूनिट्स जो है ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से डिटैच हो जाएंगे, यानी कि सेपरेट हो जाएंगे। तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तो ये दोनों जो सब यूनिट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि किसी भी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस या फिर राइबोसोम की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर है। जैसे कि हम ये देखते हैं, यहाँ हम यूँ कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है राइबोसोम का। तो इम्पॉर्टेंस की अगर हम लोग बात करें राइबोसोम की, तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि राइबोसोम क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, किसी भी सेल के लिए राइबोसोम क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स से प्रोटीन्स की जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, और उनको सिंथेसाइज करने का जो एक ऑर्गेनेल है वो राइबोसोम ही है। तो राइबोसोम हमारे लिए किस कदर इम्पॉर्टेंट है हम ये देखते हैं, क्योंकि ये हिस्सा लेते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, और प्रोटीन जो है वो हमारे अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स की डिफरेंट टाइप्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। जैसे अगर हम लोग प्रोटीन्स को देखें, तो अगर हम अपने एंजाइम्स को देखें तो वो भी प्रोटीन इन नेचर है। इसके अलावा अगर हम हार्मोन्स देखें वो भी प्रोटीन इन नेचर है। इसके अलावा अगर हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखें, अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन की ही बात कर लें तो इनमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। प्रोटीन्स जो है वो आपको हर जगह हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स में आप लोगों को प्रोटीन्स नज़र आएंगी। तो इसलिए ये प्रोटीन का बनना किस कदर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और राइबोसोम जो है वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट भी प्रोटीन है। जैसे आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि लिपिड बाइलेयर में जो है प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये प्रोटीन भी कहाँ पर सिंथेसाइज होंगी, ये प्रोटीन भी राइबोसोम्स में ही सिंथेसाइज होंगी। इसी तरह अगर हम अपने नेल्स को देख लें और अपने हेयर को देख लें, तो इनमें भी जो है वो क्या होती है, केराटिन प्रोटीन होती है, और ये केराटिन प्रोटीन भी जो है वो कहाँ पर सिंथेसाइज होगी, राइबोसोम में ही सिंथेसाइज होगी। हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये जो सिंथेसिस है ये कैसे होती है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी हमारा जो डीएनए होता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। हम देखते हैं कि हमारा डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा हमारे मैसेंजर आरएनए में। ये जो डीएनए है इसमें तमाम तर जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी, हमारे अंदर हमारे सेल में जो जो भी फंक्शन परफॉर्म होना होगा उसकी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में मौजूद होगी। इसी तरह जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसी तरह जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी हमारे डीएनए ही कंट्रोल करेगा। किस वक्त कौन सी प्रोटीन बननी है वो भी हमारे जो मैसेज होगा उसके बारे में वो भी डीएनए के अंदर ही मौजूद होगा। हमें पता है कि ये हमारा जो डीएनए ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है और इसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और फिर ये मैसेंजर आरएनए जो है वो अपनी जो कोडिंग होगी, ठीक है, जो जेनेटिक कोडिंग होगी उसको लेकर, जो कि उसको डीएनए से मिली है, ये जेनेटिक कोडिंग जो होगी ये लेकर क्या करेगा, ये जाएगा राइबोसोम के पास। और हम देखते हैं कि हमारे पास जो बड़ा सब यूनिट है राइबोसोम का और जो छोटा सब यूनिट है हमारे पास राइबोसोम का, उसके दरमियान से ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये गुजरेगा जिसके ऊपर मौजूद होगी डिफरेंट जेनेटिक कोडिंग, और ये कोडिंग डीकोड करेगा ये राइबोसोम। इस मैसेंजर आरएनए पर जो आप लोगों को डिफरेंट कोडिंग्स नज़र आ रही हैं, यानी जो डिफरेंट कोड्स नज़र आ रहे हैं जिसे हम जेनेटिक कोडिंग कह रहे हैं,
इसको डीकोड कौन करेगा? ये राइबोसोम के सब यूनिट्स जो है ये क्या करेंगे? डीकोड करेंगे। ये राइबोसोम है, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है जो कि क्या कर रहा है? ये डीकोड, ये यहाँ से मैसेंजर आरएनए गुजर रहा है राइबोसोम के अंदर से दो सब यूनिट्स जो है उनके दरमियान से, और ये दोनों सब यूनिट्स जो है वो क्या कर रहे हैं? इस मैसेंजर आरएनए पे मौजूद जेनेटिक कोडिंग है उसको डीकोड कर रहे हैं। और ये डीकोड करके क्या बना रहे हैं? इसके ऊपर इंफॉर्मेशन है कि आपने कौन सी प्रोटीन बनानी है, कौन से अमाइनो एसिड्स बनाने हैं। अब ये मैसेंजर आरएनए जो है वो क्या करेगा? ये मैसेंजर आरएनए जो है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनाएगा। ये हमारे पास अमाइनो एसिड 1 बन गया, ये हमारे पास अमाइनो एसिड 2 बन गया, ये हमारे पास अमाइनो एसिड 3 बन गया, ये अमाइनो एसिड 4 बन गया। अब यही अमाइनो एसिड जो है वो एक सीक्वेंस में अरेंज होकर बना देंगे प्रोटीन। आप सपोज करें कि ये प्रोटीन जो है वो क्या है? केराटिन प्रोटीन है। जिसके अंदर आप लोगों को नजर आ रहे हैं अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आप सपोज करें कि ये अमाइनो एसिड जो है वो अपने सीक्वेंस में बारी बारी जो है वो निकलते जाएंगे, एक दूसरे से जो है वो क्या करते जाएंगे? पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू यानी पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो है वो अटैच होते जाएंगे, और ये अल्टीमेटली जो है वो क्या बना देंगे? बना देंगे एक प्रोटीन। और सपोज करें कि ये प्रोटीन कौन सी है? केराटिन प्रोटीन है जो कि हमारे नेल्स और हमारे हेयर बनाने में काम आती है। और इस प्रोसेस को जो कि राइबोसोम के पास मैसेंजर आरएनए आया, अपनी जेनेटिक कोडिंग को डीकोड कराया और अमाइनो एसिड्स बने, और अमाइनो एसिड्स एक सीक्वेंस में अटैच होकर एक प्रोटीन बना रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ट्रांसलेशन का। क्या नाम देते हैं? ट्रांसलेशन का। यानी मैसेंजर आरएनए से लेकर एक प्रोटीन बनने तक के पूरे प्रोसेस को हम लोग नाम दे रहे हैं ट्रांसलेशन का। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो क्या था? राइबोसोम था, जिसके अंदर आप लोगों ने जो है वो क्या देखा? आप लोगों ने देखा कि राइबोसोम जो है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि राइबोसोम जो है वो क्या है? टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि राइबोसोम के अंदर जो है वो फ्रीली प्लॉट करते हैं, यहाँ पे अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है तो हम ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अलावा जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि एक सब यूनिट जो राइबोसोम का होता है उसको हम लार्जर सब यूनिट का नाम देते हैं, और जो छोटे साइज़ का होता है उसे हम नाम देते हैं स्मॉलर सब यूनिट का। फिर हमने जो है वो क्या पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब हम ले लेते हैं आपसे एक छोटा सा क्विज, जिसके अंदर मैं आप लोगों से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछूंगी और लॉन्ग क्वेश्चन पूछूंगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? डिफाइन राइबोसोम्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ईदर दे आर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है गिव रोल ऑफ या गिव फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम का जो है वो क्या रोल है या क्या फंक्शन है? तो राइबोसोम्स का रोल है प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी कि प्रोटीन बनाना। और हमने पूरा प्रोसेस भी पढ़ा कि किस तरह प्रोटीन जो है वो बनती है। ट्रांसक्रिप्शन से लेकर ट्रांसलेशन तक के प्रोसेस हमने आपको जो है वो डिस्क्राइब किया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री का भी नाम देते हैं क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स जो थर्ड क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं वो आ सकता है गिव लोकेशन ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की लोकेशन की अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्लॉट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो कुछ राइबोसोम्स होंगे वो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो आप लोग को मेम्ब्रेन नज़र आएगी उसके साथ अटैच भी नज़र आएंगे। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि आपसे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी राइबोसोम पूछा जा सकता है कि राइट नोट ऑन राइबोसोम। राइट नोट ऑन
राइबोसोम्स, या आपसे कहा जा सकता है राइट नोट ऑन प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। इन दोनों का मतलब जो है वो राइबोसोम ही है, यानी प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब भी ये है कि आपको राइबोसोम पे नोट आया है। जब भी आपको राइबोसोम पे नोट आएगा तो आप सबसे पहले क्या उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, आप लिखेंगे उसकी डेफिनेशन, इसके बाद आप लोग लिखेंगे उसकी लोकेशन, इसके बाद आप लोग जो है वो क्या करेंगे, आप बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता और इसके अंदर दो आपको जो है वो क्या नज़र आते हैं, सब यूनिट्स नज़र आते हैं, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स। और इसके बाद आप इसका रोल जो है वो डिस्क्राइब करेंगे कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसकी डायग्राम जो बुक में दी गई है उसको ड्रॉ कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने राइबोसोम डिस्कस किया और साथ ही मैंने आप लोगों से एक छोटा सा क्विज लिया जिसमें मैंने आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बताया और शॉर्ट क्वेश्चंस बताए कि किस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। आपने एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है कि आपने जो है वो राइबोसोम से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस है वो प्रिपेयर करने हैं और इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ आपने एक नीट डायग्राम भी ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ पेन। और आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को ज़रूर फॉलो करेंगे और इस तरह जो वो आपके पेपर की जो प्रिपरेशन होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने राइबोसोम्स को डिटेल में स्टडी किया। स्टूडेंट्स, हमने देखी राइबोसोम्स की डेफिनेशन कि राइबोसोम्स टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। साथ ही साथ हमने देखी राइबोसोम्स की लोकेशन भी। हमने राइबोसोम के रोल को डिटेल में स्टडी किया और साथ ही साथ हमने इसका स्ट्रक्चर भी देखा और डायग्राम भी ड्रॉ की। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से एक छोटा सा क्विज लिया और आप लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी दी है कि आप लोगों ने इस क्विज में मौजूद शॉर्ट क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ आप लोगों ने राइबोसोम को लॉन्ग में आपने एक्सप्लेन करना है और साथ ही इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है पेन से। मुझे उम्मीद है आप लोग को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।